नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रथम पोस्ट और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बंगाल की होगी। हालांकि बात जो आज जितने भी रिजल्ट आए 5 राज्यों के सभी के बारे में करेंगे, लेकिन मेरा जो फोकस रहेगा वो बंगाल रहेगा। क्योंकि आज बंगाल में, यानी आप ये कहिए कि आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का वहां पर भगवा लहरा गया है। और भगवा जो लहराया है वो ऐसा नहीं लहराया है कि अगर 148 या 147 चाहिए, 148, तो उसके लिए आपको 148 50 या 155 सीट, 200 के आंकड़े को पार कर गई भारतीय जनता पार्टी। आज इस सब पर बातचीत करेंगे कि आखिर इस इतनी बड़ी मैंडेट जो मिली है भारतीय जनता पार्टी को, इसके पीछे की वजह क्या क्या रही। क्योंकि लगातार जो है ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीतेगी भी तो 155 से 160 सीट जीत पाएगी, क्योंकि 112 से 124 सीट पर तो लगभग लगभग मुस्लिम मतदाता इतने हैं कि वो सीट उनको, यानी ममता बनर्जी की झोली में वो आसानी से चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 80 82 85, अब आंकड़े फाइनल आंकड़े जो भी हो, हालांकि जब तक हम ये प्रोग्राम आपको लाइव दिखाएंगे तब तक जो भी टैली हमारे सामने आएगा वो हम आपको दिखाएंगे कि आखिरी टैली हमारे लाइव तक क्या रहा है। लेकिन ये तो तय मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 200 के आंकड़े से नीचे जाने वाली अब नहीं लग रही है। यानी कि अब उनका आंकड़ा जो होगा वो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। और आज इसी सब पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो बंगाल एक प्रकार से भगवामय हो गया है, हम वो मैप भी दिखाएंगे, जो पॉलिटिकल मैप है वो भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के रंग में एक प्रकार से पूरा बंगाल रंग गया है, वो भी दिखाएंगे। लेकिन आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि आप इस नतीजे को देखकर क्या समझ रहे हैं। नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, मुझे वो पंक्ति याद आ रही है जो वाजपेयी जी ने लोकसभा में कहा था और उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को चेताया था। कहा था उन्होंने कि आप बीजेपी से लड़ सकते हैं, बीजेपी को के साथ आप शब्द बीजेपी नेताओं को बोल सकते हैं, लेकिन भूल कर भी भगवान श्री राम से लड़ने की कोशिश मत करना, सब निपट जाओगे। और सब निपट गए, सब निपट गए, बचा कोई नहीं। अंग बंग उत्कल तामलुक, ये संस्कृति के केंद्र सब निपट गए। जो विरोध इन्होंने किया और जो जिन्ना की पॉलिटिक्स कि मुस्लिम वोट बैंक जैसे वीटो पावर मुस्लिमों का, वो समाप्त हो। भारत से मुस्लिम वीटो पावर की समाप्ति हो गई। और बंगाल के लोग ये बोल रहे हैं प्रवीण जी, ये बोल रहे हैं कि अल्लाह अकबर का नारा लग सकता है, लेकिन जय श्री राम का नारा स्वीकार नहीं था ममता बनर्जी को। और इसीलिए हिंदुओं ने, सनातनियों ने धक्के मार के ममता बनर्जी और उसके चोर भतीजे को सत्ता के उससे बाहर कर दिया। भवानीपुर में वो हार गई है एक तरह से, लेकिन वो ड्रामा नौटंकी वो सारा कर रही है। और टीएमसी के गुंडों की जगह जगह कुटाई हो रही है। वो तो भला हो, बीजेपी आला कमान ने निर्देश दिया है अपने नेताओं को कि किसी भी तरह अपने वर्करों को संभाला जाए कि वो टीएमसी पर हमला ना करें, लेकिन आसनसोल में कुटाई हुई हर जगह। और ये बंग पक्ष के कुछ गुंडे जो बार बार बिहार के लोगों को, उड़ीसा के लोगों को, गुजरात के लोगों को टारगेट किया करते थे और खास करके हिंदुओं की औरतों पर टिक्का टिप्पणी करते थे, उन सब की पिटाई, उन सब की पिटाई हुई है। तो अब जान लीजिए, ममता बनर्जी की टीएमसी अभी हारी है, लेकिन चंद सालों में वो समाप्त, उसी तरह जैसे कि सीपीएम समाप्त हो गई। और अभी कमोबेश देखिए, भले मुस्लिम 110 115 सीटों पर हो पश्चिम बंगाल में, लेकिन मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि 70 सीटों पर ही मुस्लिम निर्णायक की स्थिति में है।
बाकी और नहीं निर्णायक। और बीजेपी 224 सीट ही लड़ रही थी ताकत से, और 224 में 205 के जीतने की स्थिति में आना, और इसमें दो चार सीटें और बढ़ सकती हैं, भवानीपुर वाली है, कुछ और सीटें हैं जहां कम मार्जिन है, वो सीट बीजेपी जीतेगी और ये आंकड़ा और बढ़ेगा। और आप देखिए, छापा वोट नहीं पड़ा, भय का राज समाप्त हो गया, बमबाजी जो होती थी वो खत्म हो गई, और बंगाल की औरतों ने लंबे समय के बाद सड़क पर निकलकर जश्न मनाया। और जो 70% हिंदू वोटरों की चुप्पी थी, वो चुप्पी इस इशारा करती थी कि ये तूफान से पहले की शांति है। और एक बात गौर करिएगा, बांग्लादेश में जो हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, जिंदा जलाया गया, वो भद्र लोग जो सेकुलर पॉलिटिक्स, तथाकथित सेकुलर पॉलिटिक्स और एंटी हिंदू पॉलिटिक्स के साथ रहता था, वो भद्र लोग जिसने सीपीएम को 34 साल तक सत्ता में बना के रखा और 16 साल तक ममता बनर्जी को, निर्ममता बनर्जी को कहिए, सत्ता में बना के रखा, वो भद्र लोग यह देखकर डर गया कि अगर बांग्लादेश में यह हो सकता है, और वो मुर्शिदाबाद में हो भी रहा था। आमटा एक जगह है, कोई भी सर्च कर सकते हैं, एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन 2021 में आमटा में हिंदू औरतों, हिंदू बहनों को उनके पति और भाइयों के सामने उनके साथ उनका उत्पीड़न किया गया। संजीव जी, ये मैप जो देख रहे हैं, खास करके ये जो मैप है, मैं इस मैप को इसलिए अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं कि ताकि दर्शकों के मन मस्तिष्क में एक पिक्चर, क्लियर पिक्चर हो कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बंगाल में कहां कहां जीती है और वो कौन से एरिया हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जीत मिली है। हालांकि सीट इतने हैं कि पूरा बंगाल ही एक प्रकार से लग रहा है कि भगवामय हो गया है। ये 205 सीट आपको दिख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हैं जितने भी भगवा कलर में है, ये सभी 205 सीटें हैं। और इसमें तो 90 पर तो भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और 115 पर अभी आगे चल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, मात्र 82 सीटों पर यहां पर तृणमूल कांग्रेस है। और एक बार संजीव जी, आपको ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़ा कमोबेश उसी ओर जा रहा है जो पिछली बार, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी का जो टैली था, यानी कि आप देखिए कि 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी 2021 में, और इस बार टीएमसी 77 सीटों पर जाती हुई दिख रही है, क्योंकि 82 है। और आपने जिस तरह से कहा कि अभी 4-5 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है, क्या लगता है कि वो टैली एक प्रकार से उलट गया है? नहीं, टैली उलटने की बात नहीं है, टैली तो उल्टी है, लेकिन तब भी 204 ही जीत पाई थी टीएमसी, सब चोरी कर कर। और बीजेपी तो अभी 205 पर है, तो 3-4 सीटें और अगर बीजेपी जीतती है तो यह आंकड़ा बढ़कर 209, 208 तक जा सकता है, और बहुमत के लिए 148 चाहिए। अब ये स्ट्राइक रेट आप देखें अगर, तो मैंने इससे पहले भी कहा था कि बीजेपी 294 सीट पर नहीं लड़ रही है, बीजेपी 224 सीट को टारगेट करके लड़ रही है। बीजेपी का अनुमान था कि 160 के आसपास वो जीत जाएगी, और मैं बार बार बोलता भी था कि 156, 160 के बीच जीतेगी बीजेपी। लेकिन सनातन का एक पुनर्जन्म हुआ है बंगाल में, और बंगाल के लोग ये कह रहे हैं कि हम अंग्रेजों से आजाद हुए, जिन्ना के अत्याचारों से आजाद हुए, लेकिन उसके बाद वही मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स की, हिंदुओं को पीड़ित करो, हिंदुओं को मारो, ये कम्युनिस्ट भी करते रहे, और ये कांग्रेस थोड़ा तो नहीं कर रही थी इस तरह, लेकिन ये ममता बनर्जी भी वही करती रही। मां माटी मानुस कह कह के जिहादियों के हाथ में हिंदुओं को छोड़ दिया गया था जीवा करने के लिए। कांपती थी हिंदू बच्चियां बंगाल में डर के मारे, और ये औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझती। मेरा ये मानना है, महिलाएं समाज के लिए सम्मान की बात होती है, और महिलाएं महिला होती है, उसको हिंदू मुस्लिम में बांटी। महिलाएं चाहे किसी भी धर्म की हो, हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति जो हजारों साल पुरानी है, वो यही कहती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वही, वहां पे ईश्वर का वास होता है, और वही राज्य प्रगति करता है। लेकिन
किसी नहीं, एंटी ये जो सोशल ये जो एलिमेंट को संजीव जी, हम थोड़ा-सा वोट परसेंटेज को लेकर जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो वोट परसेंटेज का शिफ्ट है, वो उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि वोट परसेंटेज आप देखिए, जब 2 टैली दिखा रहे हैं, 2 वृत्त दिखा रहे हैं, उसमें एक तो जो है वो सीट का है और दूसरे तरफ जिस तरफ की आंकड़े में है, वो आप देखिए जो राइट साइड में है, उसमें वोट परसेंटेज दिखा रहा है। यानी कि आपको क्या लगता है कि ये जो वोट परसेंटेज आया है, उसमें आप इस वोट परसेंटेज को किस रूप में देखते हैं और पिछली बार से ये कितना अधिक दिख रहा है? देखिए, वोट परसेंटेज इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम्म 2024 के भी लोकसभा चुनाव में लगभग 10% का फासला था हम्म कि जेडीयू, टीएमसी और बीजेपी में। और बिल्कुल। उस फासले को तो बीजेपी ने पाटा ही। 5% एक्स्ट्रा टीएमसी से ज्यादा वोट लाया, यानी अगर उसको हम्म आप कहिएगा तो 20-22% का झटका जो है टीएमसी को मिला है। वो झटका इस हम्म रूप में है कि 5% अगर बीजेपी ज्यादा ले रही तो 10% काउंटर इफेक्ट पड़ रहा है टीएमसी पर, और हम्म 10% वोट मैनेज भी किया। 10% हम्म वोट पुराना वाला पहले मैनेज किया और पांच हम्म प्रतिशत नया वोट लेकर आए। और अब देखिए, अगर इसको बाइफरकेट में कर दूं प्रवीण जी, तो लगभग हम्म 30% मुस्लिम आबादी है। अभी जनगणना होने दीजिए, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। उनको बिल्कुल। 5-6% ही हिंदुओं का वोट मिला, बाकी केवल मुस्लिमों का वोट। हम्म वही है, 40-41% है तो 35% हिंदू मुस्लिम वोट मानिए, 5-5.5% वो वर्ग जो टीएमसी से हम्म डायरेक्ट लाभ ले रहा था हिंदुओं हम्म में, उसने सपोर्ट किया। हिंदुओं ने उनको छोड़ दिया बिल्कुल, ममता बनर्जी, बिल्कुल हम्म छोड़ देना जिसको कहते हैं ना, कि पलट के नहीं देखा। और वो अपनी अंतिम लाज की लड़ाई लड़ने के लिए भवानीपुर में पोलिंग सेंटर पे चली गई हैं। वहीं हम्म काउंटिंग जहां हो रही है वहीं बैठ गई हैं और काउंटिंग होने नहीं दे रही है वो औरत। वो जान रही है कि हम्म इससे आगे का ईवीएम जब खुलेगा तो वो हार जाएगी, तो उसको हम्म टालने के लिए, रात तक करने के लिए। और आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले 4 बजे उसका बयान भी आया था निर्ममता का, और उसने कहा था हम्म कि कोई काउंटिंग सेंटर पर कोई छोड़ के ना जाए। अरे काउंटिंग हम्म सेंटर पे 11 बजे छोड़ के भाग गए टीएमसी के आधे लोग, सब गुंडों को पता था। और मैंने एक वीडियो ऐसी देखी है प्रवीण जी, कि हम्म बीजेपी के लोगों के भीड़ में हम्म मुस्लिम भाई भी एक चल रहे हैं जो टोपी पहने हुए हैं और भगवा कलर लगाया हुआ है अपने माथे पर। वो भी टीएमसी गुंडों की पिटाई कर रहे हैं। हो सकता है उस मुस्लिम भाई से भी वसूली की हो टीएमसी के हम्म गुंडों ने। और ये आग रुकेगी नहीं, चाहे बीजेपी वाले रोकने की भी कोशिश करने। 16 साल का गुस्सा फूटा है, 16 हम्म साल का जो अत्याचार है। चाहे वो, मैं कह रहा हूं सभ्य मुस्लिमों को भी, जो सभ्य मुस्लिम थे बंगाल के, जो पढ़े लिखे हम्म इंटेलेक्चुअल्स थे, जो काजी नजरुल इस्लाम की विचारधारा में यकीन करते थे, हम्म जो काजी नजरुल इस्लाम और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे संजीव साथ साथ संजीव, बैठ थोड़ा के सा खाते आपको थे। रोकेंगे, हम अपने दर्शकों को एक वीडियो दिखाते हैं। वो वीडियो जो है वो वीडियो है खास करके हावड़ा पुल का। देखिए जरा इस वीडियो को। क्या संजीव जी, आपको लगता है कि इससे पहले कभी बंगाल में इस प्रकार से जय श्री राम के नारे लगे हों? आपको लगता है कि इस प्रकार से, और वो भी हावड़ा ब्रिज पर इस प्रकार से नारे लग रहे हैं? क्या जितने जो सब शांत बैठे हुए थे, जो आप लगातार ये कह रहे थे कि 60 से 70% लोगों ने नहीं बताया कि उन्होंने किसको मतदान किया है, यानी कि वो जो डर था वो डर अब बिल्कुल ही निकल गया ये नतीजे देखकर, और अब लोग सड़कों पर आ गए हैं, जहां जो जैसी हालत में है वहीं से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। सनातन एक ऐसी धारा है हम्म जिसको जिसने भी रोकने की कोशिश की है, सनातन रुका हम्म नहीं। ये हम्म सिविलाइजेशन आज का नहीं है, इटर्नल सिविलाइजेशन है सनातन का। हम्म मिस्र की सभ्यताएं समाप्त हो गई, महान पारस की सभ्यता जिसको आज पारसी कहते हैं, हम्म एलेक्जेंडर ने जब हराया डेरियस इन सबको, वो सब समाप्त हुआ पारसी। हम्म
बेबीलोन की सभ्यता खत्म हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता खत्म हो गई, हम्म। लेकिन सनातन सभ्यता आदि से शुरू हुई और अंत तक रही। और ये सनातन की वो लहर है हम्म। जिसको ममता बनर्जी और राहुल गांधी और जितने भी ये विपक्ष के नेता हैं जो जिन्ना की पॉलिटिक्स लागू करना चाहते हैं इस देश में, वो हम्म। आंख खोलकर देख लें कि वो लहर अगर बढ़ेगी तो वो सुनामी होगी। और अभी आप देखिए, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक और हम्म। अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक हम्म। भगवा ही भगवा है, नहीं, भगवा अब ही इसी में भगवा इसी है। में फिर तो आपने चूंकि सनातन का जिक्र छेड़ दिया, इसलिए अब इसको सुदूर दक्षिण ले जाना होगा। कि आप देखिए कि किस प्रकार से स्टालिन का बयान आता था, उनके बेटे का बयान आता था, और आज बाप बेटे दोनों हार चुके हैं। तमिलनाडु में एक प्रकार से विजय ने एक ऐसा विजय पताका फहराया है जिसके सामने में क्या डीएमके के क्या एआईडीएमके सभी के सभी ध्वस्त हो गए हैं। आपको लगता है कि अगर इसी प्रकार से सनातन का विरोध होता रहा तो जो जो सनातन के विरोध में आएंगे उनका इसी तरह से पतन हो जाएगा? देखिए, दोनों बातें हैं। सनातन में कहा गया है वसुधैव हम्म। कुटुंबकम, हम्म। यानी पूरा संसार हमारा हम्म। परिवार है। हम्म। अयं निजः परो वेति गन्ना लघु चेतनाम उदार चरितानांग तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी यह हम्म। मेरा है वह पराया है। यह बोलना सोचना छोटे लोगों की बात होती है, छोटी बुद्धि के लोगों की। तो हम्म। वो स्टालिन जो थे और उसका बाप भी जो था, वो केवल हम्म। यही करता था, हिंदुओं हम्म। को बदनाम करना। भले थलपति विजय क्रिश्चियन है, लेकिन वो हम्म। मंदिर भी जाते, वो अपने को हिंदू बिल्कुल। क्रिश्चियन कहते हैं। दूसरी बात है कि हम्म। सनातन को मच्छर और सनातन को खत्म करने वाले लोग आज खुद ही हार गए, खुद ही हार गए, हम्म। बाप बेटा चुनाव हार गया। हम्म। तो ईश्वर के डंडे में आवाज नहीं है और भारत की भूमि पर तुम सनातन को कुछ नहीं गाली दे सकते। दूसरी बात, हम्म। 2014 में थलपति विजय की मोदी जी से मुलाकात हुई थी और हम्म। उसी समय की ये योजना है। तो इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि थलपति विजय हम्म। कोई मोदी जी से दूर है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मोदी जी के साथ, हम्म। और ये वक्त बताएगा। लेकिन जो द्रविड़ पॉलिटिक्स में जो आ, प्रदूषण आया है, यानी ठीक है आप द्रविड़ पॉलिटिक्स करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम्म। उसको एंटी सनातन, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी हिंदी भाषा, हम्म। ये क्या नहीं किया स्टालिन ने। और ये चमचे, ये राहुल गांधी और ये तेजस्वी, ये हम्म। हिंदी बेल्ट में चुनाव लड़ते हैं और हिंदी हम्म। विरोधी स्टालिन के पक्ष में जाके प्रचार करते हैं। और हम्म। देखिए कांग्रेस का दोगलापन, कांग्रेस अब कह रही है कि हम विजय को सपोर्ट कर देंगे। भाई तुम लड़े डीएमके के साथ, एक बार कंधा जाके रो तो दो उस बाप बेटे के पास जो सनातन को मच्छर कहता था, वो खुद ही मच्छर हो गया। और वो खड़गे जो बैठा है, वो भी जो विवादित बयान देता। अब आगे जब इलेक्शन होगा, कर्नाटका हम्म। भी फिनिश, हिमाचल तो बस लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव करीब आए, क्योंकि वहां तो सैलरी और पेंशन के लाले हो गए। हम्म। तो नहीं, एक बात नहीं संजय जी, देखिए, ये बताइए, ये जो आंकड़े हैं, यानी कि आप देखिए कि डीएमके और एआईडीएमके, यानी दोनों को अगर जोड़ भी दें तब भी टीवी के यानी विजय की जो पार्टी है वो उनसे ज्यादा सीट जीत रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी अगर कोई साफ सुथरी छवि के लोग आए और वो राजनीति करना चाहे तो लोग उनको हर्ष स्वीकार करेंगे? ऐसा विजय ने कर दिखाया है। तो इससे आपको लगता है कि आने वाले समय में और भी लोग जो साफ सुथरी छवि के हैं वो राजनीति में आएंगे? क्योंकि जब केजरीवाल ने जिस प्रकार से पूरे देश में एक प्रकार से आंदोलन करके वो सत्ता में आए और फिर उसके बाद वो किस प्रकार से उनका भ्रष्टाचार चरम पर रहा, उसके बाद लोगों के मन से ये खत्म हो गया था कि अब कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से फिर से राजनीति में आ सकता है। लेकिन अब देखिए कि विजय ने इस चीज को स्थापित कर दिया कि अभी भी जनता उन पर भरोसा कर सकती है अगर आप उनके पास सही मुद्दे के साथ जाएं। नहीं, मैं
देखिए, तमिलनाडु के बारे में बोलूंगा, केजरीवाल कोई चर्चा का विषय नहीं रह गया है। तमिलनाडु में हमेशा से फिल्मी स्टार राजनेता बनते रहे, मुख्यमंत्री बनते रहे। एनटी रामाराव, फिर जयललिता, अब ये बिल्कुल। विजय, थलपति विजय। तो वहां ये स्टोरी है, यानी वहां प्रीटेक्स्ट है कि कोई फिल्मी स्टार जो है वो मुख्यमंत्री बन जाता है और जनता अचानक उसको जिता देती है। एनटी रामाराव को भी इसी तरह जिताया था अचानक, और वो तब जिताया था जब ये कलईगनार करुणानिधि जो है, जब वो द्रविड़ पॉलिटिक्स के नाम पे जहर बो रहा था, तब एनटी रामाराव जीत कर आए। फिर उनकी विरासत चली गई जयललिता के पास, जो एआईडीएमके थी, और जयललिता भी जीतती रही, वो भी फिल्मी स्टार थी। और अब विजय जीते हैं, वो भी फिल्मी स्टार है। इसलिए गौर कीजिए कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स सिनेमा से बहुत जुड़ी हुई है, टॉलीवुड से बहुत जुड़ी हुई है, उनकी अपनी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत जुड़ी हुई है। और हम जानते हैं कि तमिलनाडु से जो भी फिल्में निकलती हैं वो सनातन संस्कृति को प्रमोट कर, वो उर्दू वुड नहीं है, वो खान वुड नहीं है, ये भी देखना होगा। और इसी बीच एक सूचना दे दूं, जो मैंने बोला था 206 सीटों पर चली गई है बंगाल में, 206 सीटों पर, जो मैंने एक अनुमान में जताया था। नहीं, इससे पहले हालांकि हम लोगों का हर अनुमान सही रहा, यानी कि हम लोगों ने कहा था अपने, और भी कार्यक्रम हम लोगों के जो लोग देख सकते हैं वो यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसमें हम लोगों ने कहा था कि असम में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे बहुमत से जीतेगी, और मतलब वो अपने बलबूते सरकार बनाएगी, वहां भी वही स्थिति रही। बंगाल में हम लोगों ने कहा था कि यही 200 के आसपास, 200 पार जाएगी भारतीय जनता पार्टी, बंगाल में भी। केरल में हम लोगों ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है और वहां पर कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है, वहां आ गई। तमिलनाडु में एक जो हम लोगों का आंकड़ा, जिसको कि हम लोग स्वीकार करते हैं, कि वहां पर हम लोग यह नहीं सोच पा रहे थे कि विजय इस प्रकार से आकर के विजय पताका फहरा देंगे। और पुडुचेरी के बारे में तो खैर सभी को पता ही था, तो उसके बारे में क्या ही कहना। लेकिन एक आखिरी सवाल संजीव जी आपसे लेंगे कि जिस प्रकार से लोग ये कहते हैं कि जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हो सकती है, इस चीज को तो बंगाल के परिणाम ने एक प्रकार से झुठला सा दिया है। असम को हम क्यों भूल जाते? देखिए, वो बात नहीं हिंदू मुस्लिम की बात है कि क्या आप 75 से 80% आबादी को, जो आज देश में 85% हिंदू हैं, उसकी भावनाओं को आप उड़ा सकते हो? सयानी घोष बहुत काबा और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, गाना गा रही बिल्कुल, थी, बिल्कुल। उन्होंने महादेव की एक विवादित फोटो डाली थी, क्या वो सनातन धर्म का अपमान नहीं किया उन्होंने? और ये देखिए, बात ये नहीं है मुस्लिम का आप वोट लीजिए, लेकिन मुस्लिम का वोट लेने की ये शर्त नहीं हो सकती कि सनातन संस्कृति को आप शब्द कहें सनातन संस्कृति के बारे में गलत बोले, और वो भी सनातनी होते हुए। आपको वोट लेना लीजिए, काम के आधार पर लीजिए, डेवलपमेंट के आधार पर लीजिए, लेकिन वो मुस्लिमों को भी सोचना होगा। मैं बता रहा हूं मुस्लिमों को भी कि उनको भी सोचना होगा कि अगर उनका एजेंडा ये है कि हिंदू का विरोध करने वाली पार्टी को वो वोट देंगे, तो वो पार्टी ही खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। और मुस्लिमों को जैसे केंद्र में आज एक भी मंत्री पद नहीं मिला है, इसलिए कई राज्यों में एक मंत्री पद नहीं मिलेगा मुसलमानों को, कोई पूछने वाला नहीं होगा, राजनीतिक अस्तित्व तो भारत से समाप्त हो जाएगा मुस्लिमों का, और सामाजिक और आर्थिक रूप से पहले ही पिछड़ चुके हैं। एक अंतिम सूचना दे दूं, रिकाउंटिंग जो शुरू हुई है फिर से, यानी जो रोक दिया गया था भवानीपुर में, और ममता की लीड 7,000 से घट के 2900 पर आ गई है, और अभी 5 राउंड की गणना बाकी है, और मुझे लग रहा है कि अंतिम राउंड शुभेंदु अधिकारी के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है, आप ये कह रहे हैं? वो शुभेंदु के लिए तो अच्छी खबर होगी ही, बंगाल से निर्मम पॉलिटिक्स की विदाई होगी। चलिए फाइनल विदाई।
चलिए सजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल और ज्यादा इस पर विश्लेषण करेंगे कि कहां पर क्या स्थिति रही और किस वजह से कौन सी सीट जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। जिस सीट पर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, क्या वो कौन कौन सी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हैं, इसको लेकर हम लोग कल हाजिर होंगे। तो आप बने रहिए प्रथम पोस्ट के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।